दोस्तों नमस्कार। देश नीति चैनल पे मैं अभिषेक कुमार आज मुखातिब हूँ आपसे दो चुनावी राज्यों, जी हाँ, दो चुनावी राज्यों के ताज़ा हालात और उसमें भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोधों की कथा के साथ। और इस अंतर्विरोधों की कथा की बुनियाद अगर आप देखेंगे तो चार बड़े किरदार इसमें नजर आते हैं। जी हाँ, चार किरदार में दो गुजरात से आते हैं, एक हिमाचल प्रदेश से आते हैं और एक कर्नाटक से आते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के संगठन मंत्री हैं। जी हाँ, ये चार नाम बिल्कुल सही सुना आपने। और इन चार नामों ने बहुत साफ गोई के साथ मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, इन चारों ने मिलकर दरअसल ऐसी रणनीति बनाई है जिसने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी तौर पर तो बटाधार कर ही दिया। अब साथ साथ अंदरूनी बटाधार ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर, जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम तरह की दुश्वारियां सामने आ रही है। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर टिकटों को लेकर मारामारी है। और जरा इसकी वानगी देखिए कहां से शुरू होती है। ये पूरी कहानी दरअसल शुरू होती है लीडरशिप को खत्म किए जाने से। जी हाँ, इन दोनों राज्यों में अटल आडवाणी के दौर में बड़ी मशक्कत के साथ गांव-गांव घूमकर कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन के नेताओं ने गांव, कस्बे, चौराहे में किसी तरह से पेट भरते हुए जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, तमाम कष्ट झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, उस भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी के बाद अब नई पीढ़ी को जब सत्ता देने की बारी आई तो बाद के दौर के नेताओं ने उस तरह से लीडरशिप खड़ी नहीं की। आज जिस लीडरशिप को हटाने की बात हो रही है, जरा उस लीडरशिप को आप देखिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के लोगों को टिकट दिए जाने में आनाकानी की खबरें आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के जो तमाम स्टैलवर्ड्स हैं, चाहे वो सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनमें इक्का दुक्का नामों को छोड़ दें तो सब के सब विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई है। क्या यह राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से है? और जब एंटी इनकम्बेंसी है, जब विकेट दर विकेट गिरने की स्थिति है, तो सबसे अच्छे बैट्समैन जो भी बीजेपी के पास है, उन्हें उस खराब विकेट पर खेलने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि विकेट खराब नहीं है। बात यह है कि वेदर यानी मौसम भी खराब नहीं है। बात यह है कि सियासत की इस पिच पर, सियासत के ये स्टेडियम में फ्लड लाइट भी खराब नहीं हुई है। दरअसल खराब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में पावर का अति केंद्रीकरण, सत्ता का जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, उसने जिस तरह से बीजेपी को दाता और पाता की तरह अंदर से डिवाइड कर दिया, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई है, उसमें न तो कोई नेता चुनाव लड़ना चाहता है, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि वो विधानसभा लड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें टिकट भी दे दिया जाता है और उनके बेटे बसों में भरकर लोगों को पार्टी कार्यालय तक ले जाते हैं ताकि उन्हें टिकट मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कैलाश विजयवर्गीय की कर रहा हूँ। इतने बड़े नेता हैं कि विधानसभा नहीं लड़ना चाहते और उनके बेटे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दिया गया, प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया गया, और अब तो खबरें आ रही है कि ग्वालियर राजघराने की बेटी, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला ग्वालियर राज परिवार का एक हिस्सा, अब कहें तो पूरा ग्वालियर राज परिवार, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में है, उस परिवार से यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वो उम्र का हवाला दे रही है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि यशोधरा राजे संभवतः चुनाव ना लड़े। यही बात यदि पड़ोस के राज्य राजस्थान में देखी जाए तो वसुंधरा राजे को किनारे करने की कवायद ने जिस प्रकार की हलचल जिला स्तर पर मचाई,
आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना कमजोर चुनाव आज तक कभी लड़ा होगा, खासकर पिछले 30-35 सालों में। 1990 से लेकर आज तक इतना कमजोर चुनाव इन दोनों राज्यों में भाजपा ने नहीं लड़ा होगा। और आज जो परिस्थितियां हैं, 1998 से लेकर आज तक की परिस्थितियों को देखें तो पिछले 5 विधानसभा चुनाव ऐसे रहे हैं जिन चुनाव में विनर कौन होगा ये लोगों को पता था राजस्थान में, कि इस बार सरकार गहलोत की बनेगी या वसुंधरा की बनेगी। पिछले विधानसभा चुनाव को भी यदि आप याद करें तो कांग्रेस की जीत की संभावना लोगों को चुनाव के काफी पहले हो गई थी। लग रहा था कि जब नारे लगते थे कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तो उस नारे ने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में बीजेपी की वापसी नहीं हो रही है। राज्य अपनी सत्ता की रोटेशन पॉलिसी को बरकरार रखने पर आमादा है। लेकिन दोस्तों, जो राज्य रोटेशन के लिए जाना जाता है, जो राज्य पूरी तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलते हुए हर 5 साल पर सत्ता में रहने वाले लोगों को सड़क पर ला देता है और सड़क पर रहने वालों को सत्ता में ला देता है, उस राज्य में आज की तारीख में कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस रोटेशन पॉलिसी के बावजूद, राज्य की जनता की इस रोटेशन की पॉलिसी और परंपरा के बावजूद सत्ता में आने में क्यों विफल साबित होती हुई दिख रही है। तो इसका सीधा कारण यह है कि जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, जब आपके पास मजबूत छत्रप का अभाव है, जब 9 साल की सत्ता में रहने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की तरह इस बार नरेंद्र मोदी के दौर में छत्रप पैदा नहीं किए गए, स्टैलवर्ड्स पैदा नहीं किए गए, तो फिर आप वसुंधरा राजे को रिप्लेस करने का सोच भी कैसे सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली लाया गया, वहां रोटेशन हुआ। भैरव सिंह शेखावत को जब दिल्ली लाया गया तो कमान वसुंधरा राजे को सौंपी गई। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें, उमा भारती को कमान देने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व करने वाले नेता के तौर पर तैयार कर लिया था। सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी से आगे बीजेपी ने तब देखना शुरू कर दिया था जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। के.एन. गोविंदाचार्य बीजेपी के संगठनात्मक मामलों में गहरी दिलचस्पी लिया करते थे, लेकिन उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के उस बेंच स्ट्रेंथ को तब आगे बढ़कर नेतृत्व में कन्वर्ट किया था, नेतृत्व में परिवर्तित किया था, जिस दौर में ये सारे लोग संघर्ष करते हुए, अपनी चप्पलें कार्यकर्ताओं के बीच घिसते हुए, सड़क पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होते हुए देखा था और कदम से कदम मिलाकर मेहनत करने का काम किया था। आज लीडरशिप के नाम पर क्या है, इन दोनों राज्यों में लीडरशिप के नाम पर देखें तो किस पर भरोसा करने की बातें आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर कोई नए नेता नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर भी उसी पीढ़ी के नेता हैं जिस पीढ़ी से शिवराज सिंह चौहान आते हैं। नई पीढ़ी की बात कहाँ है? नई पीढ़ी की बात आप करेंगे तो कांग्रेस पार्टी से लाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखते हैं। नई पीढ़ी की बात आप राजस्थान में करें तो ब्यूरोक्रेट से रेलवे मिनिस्टर बनाए गए अश्विनी वैष्णव दिखते हैं। और इन सब के साथ साथ खिलाड़ी से, स्पोर्ट्समैन से, ओलंपिक मेडल जीतने वाले से नेता बने राज्यवर्धन सिंह राठौर दिखते हैं। क्या इनके भरोसे कोई पार्टी चलेगी? यही प्रयोग दरअसल दिल्ली में करने की कोशिश हुई थी। जी हां, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जैसे संघर्षों से सामने आए नेता, जमीन पर आंदोलन के सहारे नेता बने, अरविंद केजरीवाल के सामने मनोज तिवारी को पेश करने की कोशिश की गई थी। क्या नतीजा निकला? सबने देखा। तो इस प्रकार से बीजेपी यदि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे और ऊपर से सिंबल अलॉट करे, 4 लोग मिलकर के सिंबल का फैसला करें कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किस सीट से कौन लड़ेगा, ये कोशिशें आम जनता लंबे समय तक स्वीकार नहीं करती है। कि क्षेत्र में मेहनत करे कोई और, पब्लिक के बीच काम करे कोई और। लोकसभा चुनाव में तो लोग पचा सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे सामने आ जाते हैं, लेकिन जब स्थानीय मुद्दों की बारी है, क्षेत्रीय मुद्दों की बारी है, जिला स्तर, ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल के मुद्दों की बारी है, वहां पर ऊपर से कैंडिडेट थोपना, ऊपर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार थोपना और ऊपर से सत्ता के लिए चुनावी नैरेटिव को तय करने की जो कोशिश है, चाहे वो विदिशा हो, चाहे वो रीवा हो, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो टोंक हो, चाहे वो ग्वालियर हो, जिस किसी इलाके में चले जाएं, अंतर कलह से और अंतर विरोधों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी और कुछ करे ना करे,
कांग्रेस पार्टी के लिए एक आसान रास्ता मुहैया करा रही है कि मध्य प्रदेश में जो मैंडेट पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, उसे एक ऑपरेशन लोटस के माध्यम से जिस प्रकार से बदला गया, अब जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार चलाने के हकदार कमलनाथ थे, कांग्रेस पार्टी थी, वो हक उनसे छीन लिया गया तो उन्हें दिया जाए। और जब मानसिकता जनता के बीच ये हो गई हो, ट्राइबल चेतना सर उठा रही हो, अनुसूचित जाति के बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व और उनके लंबे समय के कार्यकाल को लेकर असंतोष की स्थिति दिखाई दे रही हो, उस दौर में स्थापित नेतृत्व से छेड़छाड़ की कोशिशें यदि होंगी तो क्या नतीजा होगा आप सब जानते हैं। राजस्थान में जब अशोक गहलोत नए जिले बना रहे हों, कर्नाटक की तर्ज पर नए नए लाभार्थी वाले योजनाओं को लॉन्च कर रहे हों, उस परिस्थिति में राजस्थान में गहलोत के सामने न तो पिछड़ा कार्ड चलना है क्योंकि वो भी पिछड़े हैं। हरियाणा में महिला पहलवानों को जिस प्रकार से आंदोलन हुआ और जाट समुदाय ने जिस प्रकार से उसे दिल पर लिया, राजस्थान के सबसे बड़े जातीय समूह जाटों के बीच से वोट खींचने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सचिन पायलट पर बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी कि सचिन पायलट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान परिस्थितियां पैदा करेंगे, लेकिन सचिन पायलट से काम नहीं चला। गुर्जर मतदाताओं के बीच सचिन पायलट की अपील को कम करने की नियत से इसी दौर में एक ऐसे नेता को सामने लाया जा रहा है जिसने गाली गलौज करते हुए संसद में सारी मर्यादाएं लांघ दी। जी हाँ, राजस्थान के गुर्जर बहुल जिले का प्रभारी बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल कर रही है कि जाट गुर्जर ये सब ऐसी कम्युनिटीज हैं, इस प्रकार के समुदाय हैं जिनको मानने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो परिस्थितियां जब ऐसी हो और आर्टिफिशियल आइकॉन क्रिएट किए जाए, दिल्ली से राजस्थान में एक बदनामी का दाग लेकर जाने वाले व्यक्ति को आइकॉन के तौर पर एक जिले में एक जाति के बीच पेश करने की कोशिश हो, तो यह हताशा दर्शा रही है। और यह हताशा सिर्फ इसलिए है कि दिल्ली में बैठे हुए 4 भाजपा नेताओं, शीर्ष बीजेपी लीडरशिप, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है और साफ साफ ये लग रहा है कि इस दौर में चुनावी मशीनरी को जिस प्रकार से नैरेटिव सेट करके लोकसभा चुनाव में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 2019 में, उसको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दोहरा सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोशिशें बिहार में बीजेपी करके 2015 में देख चुकी है। प्रधानमंत्री छोटे छोटे कस्बे तक जाने को मजबूर हो गए और बीजेपी को 1/4 सीटें नहीं मिली, विपक्ष का दर्जा बमुश्किल हासिल हो पाया था। तो इसके बावजूद यदि अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी ये कोशिशें कर रही है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा बीजेपी का, ये कहना बहुत मुश्किल तो जरूर है, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लिखी हुई इबारत हम सबको अब दिख रही है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। नमस्कार।